गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट। तो पहले हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक को कर लेते हैं। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस्ड में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोई मिनरल है, उसके यूनिट सेल में सीसीपी अरेंजमेंट है और ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन एटम सीसीपी बना रहा है। तो ये आपको पता है, जो एटम सीसीपी बनाता है उसका नंबर 4 होता है, पता है ना। तो मान लेते हैं ऑक्साइड आयन का नंबर 4 है, तो पता है आपको कि जो एटम सीसीपी बनाता है उसका नंबर 4 होता है। फिर क्या दे रहा है, एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयन। आपको यह भी पता है कि एक सीसीपी लैटिस में 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं 4, और क्वेश्चन में दिया है एल्यूमिनियम आयन एम फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो Al3 प्लस क्या हो जाएगा इसका, 4 टाइम्स एम, और एन फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयन। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वर्ड 8 होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक सीसीपी लैटिस में 4 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, जिसमें 4 होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड और 8 होता है टेट्राहेड्रल वर्ड। तो क्वेश्चन दिया है कि एन फ्रैक्शन, तो Mg2 प्लस क्या हो जाएगा, 8 इंटू एन। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कोई भी आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल हो तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगा ही, मतलब टोटल चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन अनायन। तो चार्ज को अगर हम बैलेंस करें तो ऑक्साइड पे देख लो, एक ऑक्साइड पे 2 यूनिट चार्ज होता है, तो 4 2 जा 8 है ना। अनायन पे टोटल 8 यूनिट चार्ज है, क्योंकि एक ऑक्साइड पे 2 यूनिट है, तो 4 ऑक्सीजन पे 4 2 जा 8 है। और उतना ही चार्ज किस पे होगा, कैटायन पे। तो कैटायन का चार्ज देख लो, 4m इंटू 3 है ना। 4m एल्यूमिनियम आयन है और एक पे चार्ज है 3 यूनिट्स, प्लस 8n इंटू 2 है ना। मैग्नीशियम आयन 8n है और एक मैग्नीशियम पे चार्ज 2 यूनिट है। तो अब इसको देखो, 4 से सारा डिविजिबल है, 8 इक्वल टू हो जाएगा 12m प्लस 16n। 4 से डिविजिबल है तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 4n। अब वैल्यू पुट कर दो, m और n का वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। आप ऑप्शन ए पुट कीजिए, m को हाफ पुट कीजिए, n को 1/8 पुट कीजिए, तो वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही था, m और n में इक्वेशन सॉल्व करो और ऑप्शन को सेट करते चल जाओ। बाकी सब तो साफ गलत है। अब ऑब्वियस है 1 पुट करोगे 3 ऐसे ही गलत हो गया। बाकी ऑप्शन पुट कर दीजिएगा, कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप यही कॉन्सेप्ट सीखे कि कोई सीसीपी लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट से 4 होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 होता है और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड 8 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट का है, ये भी एडवांस में आया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। ये गलत है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सीसीपी लैटिस में या एचसीपी लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 12 तब होता है जब मिडिल लेयर हो, क्योंकि मिडिल लेयर में खुद के लेयर में 6 एटम सराउंड करता है, 3 ऊपर करता है, 3 नीचे करता है। फिर से सुन लो, मिडिल लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, क्योंकि 6 एटम खुद के लेयर में होता है, 3 लेयर ऊपर होता है, 3 लेयर नीचे होता है। लेकिन टॉप मोस्ट लेयर का बात करेंगे तो ऊपर का तो लेयर गायब रहेगा, तो अपने लेयर का 6 रहेगा और नीचे का लेयर का 3 रहेगा। तो ध्यान रखना, टॉप मोस्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होता है, 12 नहीं होता। 6 अपने लेयर में और 3 नीचे वाला लेयर में। टॉप मोस्ट है तो ऊपर का लेयर तो गायब होगा, है ना। इफिशियंसी 74% होता है, ये पता होना चाहिए। तो साफ साफ बुक्स में लिखता है, चाहे एचसीपी हो, चाहे एफसीसी हो, चाहे सीसीपी लैटिस हो, सबका पैकिंग इफिशियंसी 74% होता है। ये तो बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर यूनिट, अभी पढ़े हो, लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़े हो
कि नंबर ऑफ एटम्स अगर 4 होता है तो टेट्राहेड्रल वर्ड 8, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4, तो रेशियो ले लोगे तो 1:1:2 हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यूनिट सेल एज लेंथ ही बिल्कुल सही है। आप पढ़े हो सीसीपी लैटिस, पढ़े हो आप लोग एफसीसी लैटिस। तो एफसीसी लैटिस में क्या था, हम फेस डायगोनल कंसीडर करते थे। एफसीसी लैटिस में आपको याद होगा तो हम फेस डायगोनल कंसीडर करते थे। तो क्या रिलेशन था अगर आपको याद होगा तो 4 टाइम्स एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू √2a, है ना। तो कैंसिल कर दो तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2r। तो यही ना है कि यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम। तो आप एफसीसी लैटिस से भी डिराइव कर सकते हो। तो ध्यान रखना सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी को क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही लैटिस को ट्रीट करना। तो डी भी सही है। तो बस ए गलत है। ए इसलिए गलत है क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होता है, 12 नहीं होता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको एन का वैल्यू निकालना है। इस तरह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में भी है। तो ये तो है तो जे एडवांस का क्वेश्चन, लेकिन इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में है। क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ प्योर सब्सटेंस हैज अ एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस का मतलब है Z4 हो गया, Z4 हो गया। और एज लेंथ है आपको 400 पिकोमीटर, ए है 400 पिकोमीटर। तो आपको पता है 1 पिकोमीटर होता है 10 का पावर -12 मीटर, और हम मीटर को सेंटीमीटर में यहां कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 400 इंटू 10 का पावर -10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। आप क्यों बोलो क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ध्यान रखिएगा एज लेंथ का यूनिट और डेंसिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। तो डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो एज लेंथ भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। और तो आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंटेड 256 ग्राम में आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डेंसिटी जेड और ए से एम निकाल लो। आप पढ़े हो डेंसिटी का फॉर्मूला, एम इंटू जेड अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो डेंसिटी का। डेंसिटी का वैल्यू क्या है 8, एम फाइंड करना है और जेड 4 है। एवोगैड्रो नंबर को ए नॉट अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ठीक है। और ए क्या दिया है, ए है 4 इंटू 10 का पावर -8, तो क्यूब ले लो तो 64 इंटू 10 का पावर -24। कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो एम हो जाएगा 20 इंटू 64 इंटू 10 का पावर -24। ये है एम का वैल्यू। ये किसका वैल्यू है, एम का वैल्यू। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 256 ग्राम में कितने एटम्स है। तो ये देखो आप, हमको एम मिल गया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना है 256 अपॉन एम। 256 अपॉन एम क्या हो जाएगा 128 एन नॉट इंटू 10 का पावर -24। यह है नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा ये भी कैंसिल कर दो, तो 2 इंटू ऊपर आ जाकर ये भी 2 इंटू 10 का पावर 24 अपॉन एन नॉट इंटू एन नॉट, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो एन नॉट से एन नॉट कट गया, यही फॉर्मेट है ना। तो एन क्या आ गया, N2 आ गया। इसीलिए हम मिडिल में कैलकुलेशन नहीं किए थे। मिडिल में कैलकुलेशन कर देते तो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता। हम एवोगैड्रो नंबर में ही छोड़ दिए थे ताकि लास्ट में एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कोशिश कीजिएगा कि कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में ही करें,
क्योंकि कई बार होता है क्या कि लास्ट स्टेप में सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे तुम एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पुट करके सॉल्व करते तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता। यहां पर देख रहे हो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो फिर मतलब और भी क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, एक रेडियस रेशियो रूल थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, और सीसी पिलाइटिस का अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब हम लोग सॉलिड स्टेट का वर्कशीट डिस्कस करेंगे। बोलिए कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, बोलिए। सेवेंथ, डायरेक्ट सेवेंथ में डाउट है, बीच में सब हो गया। फिफ्थ वाला, चलिए फिफ्थ में आते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको डेंसिटी दिया है 3.180 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज लेंथ दिया है नैनोमीटर में, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। इस चीज को याद रखिएगा, जिस यूनिट में डेंसिटी होता है उस यूनिट में एज लेंथ भी लेना। नैनोमीटर होता है 10 का पावर -9 मीटर, इनकी 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। कैल्शियम फ्लोराइड का मोलर मास निकाल लो, वो तो आता ही है आप लोग को। कैल्शियम का 40 होता है, फ्लोरीन का 19 मान लो तो 78 हो जाएगा। तो यहां सबको Z निकाल लेना है। क्या निकालना है? Z। डेंसिटी क्या होता है? M इंटू Z अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ठीक है, डेंसिटी दिया है, मोलर मास 78 पता है ना, एवोगैड्रो नंबर पता है, एज लेंथ पता है, उससे Z आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो Z अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा। Z अप्रोक्सीमेटली 4 का मतलब है एक यूनिट सेल में 4 कैल्शियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल है। तो 4 कैल्शियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल का मतलब है 4 कैल्शियम आयन और 8 फ्लोराइड आयन। समझ में आया? 4 कैल्शियम फ्लोराइड का मतलब है एक यूनिट सेल में 4 कैल्शियम आयन और 8 फ्लोराइड आयन। क्लियर? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इजी। सर 4:8 से भी रहता है सर। किससे वो? हाँ वैसे भी कहा, बिल्कुल सही कर रहे हो। एक ही ऑप्शन में 4:8 है ना, सही सही है ना, सही है, वैसे भी कर सकता। ऑप्शन थोड़ा सा बहुत इजी था इसका। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट सेवेंथ। ब्रैग्स इक्वेशन बताए थे आपको हम क्लास में। ब्रैग्स इक्वेशन होता है n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। इस इक्वेशन को याद रखिएगा। n होता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, d होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन और थीटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देख लो क्या है, सेकेंड ऑर्डर है तो n2 पुट कर दिए, एक्सरेज और 200 पिकोमीटर, तो लैम्डा 200 पिकोमीटर है। डिस्टेंस कितना दिया है बिटवीन प्लेन्स? 400 पिकोमीटर। साइन थीटा सॉल्व कर, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया है ना। 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो साइन थीटा हाफ हो गया। साइन थीटा हाफ हो गया तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ब्रैग्स इक्वेशन पे क्वेश्चन था। एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। एन होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन और थीटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बोलिए नेक्स्ट। 13 से पहले कोई नहीं है, बता दीजिए। 13 से पहले कोई नहीं है? ठीक है 13 देखिए। 13 इजी, 13 क्वेश्चन बड़ा है बहुत इजी। क्वेश्चन में दिया हुआ है बोरोन नाइट्राइड, अगर आप पी ब्लॉक क्लास 11th का पढ़े हो तो याद होना चाहिए।
बोरोन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। बोरोन नाइट्राइड को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्योंकि स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से मिलता है इसका, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत हार्ड होता है। ग्रेफाइट तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है ना, ये हार्ड होता है। तो देख लो बाकी क्या है क्वेश्चन में। आपको बोरोन नाइट्राइड का एज लेंथ दिया है, ग्रेफाइट भाई क्रिस्टल सिमिलर है ना, तो रेशियो प्रोपोर्शन यूज कर दो। क्या है रेशियो प्रोपोर्शन? एज लेंथ दिया है तुमको बोरोन नाइट्राइड का 0.251 और ग्रेफाइट का भी दिया है 0.2455, है ना। और डिस्टेंस बिटवीन तुमको कार्बन एटम्स दिया है 0.1415, तो तुमको डिस्टेंस बिटवीन बोरोन नाइट्रोजन मिल जाएगा, यही ना है। सॉल्व कर लोगे तो एक्स आ जाएगा, सॉल्व कर लो, है ना, आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। एक्स आ जाएगा आपको, सॉल्व कर लोगे तो 0.1450 नैनोमीटर, है ना। क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि क्रिस्टल सिमिलर है तो सारे रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे। हाँ बोलो अग्रीम। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं फिर भी भाई हमेशा ऐसे जुगाड़ मत करो, थोड़ा सॉल्व कर लिया करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप में भी आ सकता है, समझ रहे हो ना। वहां क्या करोगे, ये देखो हम फिर से बता रहे हैं, प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व क्या कीजिए, जुगाड़ मत लगाया कीजिए, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आ जाएगा तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो फिर क्या करोगे, ट्वेल्थ, चलिए ट्वेल्थ बता देते हैं। ट्वेल्थ तो थियोरिटिकल क्वेश्चन है, डेटा का तो यूज ही नहीं है कुछ। आपको पता है शॉर्टकट इफेक्ट में कटायन एंड अनायन मिसिंग होता है, तो मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा, है ना, है ना। शॉर्टकट इफेक्ट में कटायन एनायन मिसिंग होता है तो मास घट गया तो डेंसिटी घट गया। लेकिन फ्रेंकल होता है डिसलोकेशन डिफेक्ट, उसमें मास नहीं घटता, तो मास नहीं घटता तो डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहेगा। हो गया क्वेश्चन, है ना। डेटा से अब मतलब ही नहीं था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था एक तरह से। शॉर्टकट इफेक्ट में आपको पता है डेंसिटी कम हो जाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है, उसमें मास चेंज नहीं करता तो डेंसिटी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ठीक है 15। हाँ 15 देखो, 15 देखो पैरेललोग्राम टाइप सोच लो, ऐसा सोच लो आपको एक ट्रायंगल से बता देंगे तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। देख लो क्या है ना, सर्किल सोच लो, ऐसा कुछ है, अरे एग्जैक्टली टच करता है, सॉरी सर्किल एग्जैक्टली टच करता है, यहां भी टच करेगा, सॉरी एक मिनट, फिर से डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, फिर से डायग्राम बना रहे हैं हम, थोड़ा इसमें डायग्राम में ध्यान रखना पड़ेगा। ये है, और ये तो आपको देखो देखने से पता चल रहा है कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल ही इक्विलेटर होगा कि नहीं होगा, है ना, बोलिए। अच्छा ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है ना। तो यूनिट सेल के लिए हम ये रिलेशन बोल सकते हैं A इक्वल टू 2R, है ना, बोलो। यूनिट सेल के लिए हम A इक्वल टू 2R बोल सकते हैं। और देखो ये अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इक्विलेटर ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है। अच्छा अगर सर्किल, तो यानी कि ये जो है एक सर्किल का आर्क है, सर्किल का आर्क है जिसका एंगल से थीटा 60 डिग्री है। थीटा क्या है, 60 डिग्री, है ना। तो ये बताओ अगर पूरा सर्किल होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, कंप्लीट सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 60 में क्या हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई
5/6. हाँ है ना। और इस तरह के कितने हैं टोटल? 3 हैं। यस तो सर। इंटू 3 कर दोगे। ये तो है टोटल एटम्स के, ये तो टोटल एटम का पोर्शन हो गया। और इसमें ट्रायंगल कितना पोर्शन हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या है? 2r। ए क्या है? हो गया, हो जाएगा क्वेश्चन। सॉल्व कर लोगे? हो जाएगा ना। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको आर के सब कॉन्सेप्ट लगाना था। हो गया। दूसरा पोर्शन एबी टाइप का, तो एससीपी बन रहा था। भाई, क्वेश्चन जो दिया है उसके अनुसार सॉल्व किया करो, जुगाड़ मत लगाया करो, समझ गए? ये समझ में आ गया आप लोग को? अच्छा, दूसरा वाला जो पैरेललोग्राम का तो पता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो दूसरा भी कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना। हम एक पार्ट लिए हैं, लेकिन दूसरा वाला पार्ट भी तो मिरर इमेज ही हो जाएगा इसका, तो सेम ही रहेगा, है ना? Yes, sir. क्लियर है कार्तिक? समझ में आ गया? अभी पूछे थे ना, अभी भी तुम पूछे थे। जी सर, वेट तो हो गया. ठीक है, हो गया ये कार्तिक? हो गया ना? चलो नेक्स्ट बोलो। 17 और 18। चलो 17 18 देखते हैं। 17 18 तो इजी क्वेश्चन है, 17 तो बाल सकते थे, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। एम्प्टी टाइप सॉल्ट दिया है आपको, अनायन अनायन डिस्टेंस दिया है, यानी कि 2r माइनस दिया है। बोलो, Yes, sir. 2r माइनस 2.40 है, तो r माइनस क्या हो जाएगा? है ना। और कटायन अनायन डिस्टेंस दिया है, तो कटायन अनायन डिस्टेंस क्या होता है पता है ना? r प्लस प्लस r माइनस क्या दिया है? 1.70। तो r प्लस क्या आ जाएगा यहां से? होगा? बोलिए। और आप रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालो, पढ़े हो ना कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेशियो। फाइंड r प्लस बाई r माइनस, क्या वैल्यू आता है बताओ तो? क्या रहा है? 0.414 एग्जैक्ट आ रहा है। 0.414 आ रहा है, ठीक है। तो आप पढ़े हो ना, NaCl में कौन सा वर्ड होता है ये बताओ? ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है ना, है ना? तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का रेंज क्या लेते हैं हम लोग पता है ना? 0.414 से बोलो। 0.73। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू में टच करता। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 0.414 तो छोटा वाला वैल्यू हो गया, सबसे मिनिमम वैल्यू हो गया, उससे बढ़ाओगे वैल्यू तब ना टच करना शुरू करेगा। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेशियो कहां से कहां लाई करता है? 0.414 से 0.732, जिसमें हम 0.732 कंसीडर नहीं करते। तो अगर वैल्यू बढ़ते जाएगा ना तब टच करना शुरू करेगा। समझ रहे हो सब लोग? यहां छोटा ही वैल्यू है तो अंदर रहेगा, ठीक है, पूरा एग्जैक्टली टच नहीं करेगा। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। अखिल, अखिल समझ में आ गया? यस सर। है ना, एग्जैक्ट टच नहीं करेगा यहां पर। चलो 17 हो गया। यस सर। 18 देखो, 18 तो इजी क्वेश्चन है। आपको एनर्जी गैप है ना, इस HC बाई लैम्डा से होना था, है ना? पर मोल है, उसको पर एटम में कन्वर्ट कर दो, तो 117 किलो जूल है, यानी कि 10 का पावर 3 पर मोल, मतलब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। ये जूल्स पर एटम हो गया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? HC बाई लैम्डा। लैम्डा निकाल लोगे? कुछ बचा क्वेश्चन में? है ना, जो एनर्जी का डेल्टा ई दिया है, डेल्टा ई HC बाई लैम्डा होता है।
तो वो किलो जूल पर मोल को जूल पर एटम में कन्वर्ट कर दो। ओके सर। हो गया? कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे हैं, लैम्डा सॉल्व कर लो तो 1022 नैनोमीटर आ जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट 18th के बाद बोलो भाई, 18th के बाद नेक्स्ट 20 में तो 12.2 अपॉन रूट वी लगाएंगे ना, 20 में, हाँ वो वाला, 12. हाँ अपॉन रूट वी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक आप लोग को डेटा, एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला में, है ना? है ना? इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट करते हैं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है √150/v, है ना? तो अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो देख लो ऑप्शन कौन सा होगा, है ना? ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना? ये अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम आता है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। इसको अप्रोक्सीमेटली 100 पिकोमीटर भी कर सकते हो ना? बोलो। हाँ 20 का ही बात हो रहा है। अच्छा 20 अच्छा 20 सॉरी ये 20 है, 20 ठीक है। और फिर लैम्डा मिल गया तो ब्रैकेट इक्वेशन लगा दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलो, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। बोलिए, हो गया? हो गया ये क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 25 चलो देखें। 25 हाँ तो 25 देख लो। 24 मिल गया, 24 हो गया, 24 हो गया। बोलिए बताओ। तो तुमको एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया, ये बताओ। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया, और तुमको पता है ना CaCl लैटिस में क्या होता है? वो तो होता ही है। 8 क्लोराइड आयन कॉर्नर पे रहेंगे और सीजियम आयन बॉडी सेंटर पे रहेगा, है ना? यानी कि एक यूनिट सेल में एक CaCl मॉलिक्यूल होगा, है ना? तो अगर तुमको CaCl का तुमको वॉल्यूम ऑक्युपाइड मिल गया तो रेडियस निकाल लोगे। वॉल्यूम मिल गया ना? वॉल्यूम कितना है? हाँ तो वॉल्यूम ए क्यूब होता है, बोलो। तो एक क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ वी हो जाएगा। बोलिए, ए क्यूब रूट ऑफ वी हो जाएगा। अच्छा, और क्यूब रूट ऑफ वी हो जाएगा, और तुमको पता है CaCl BCC वाला अरेंजमेंट टाइप हो गया, तो तुम ऐसा लिख सकते हो, इतना तो आप सोच सकते हो कि 2 रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कटायन इज इक्वल टू √3a इज इक्वल टू √3a। ठीक है? तो रेडियस प्लस रेडियस माइनस इक्वल टू हो जाएगा √3/2a। ठीक है।